नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बिहार की राजनीति में एक नया फैमिली गेम शुरू हो चुका है। अब बात सिर्फ परिवारवाद की नहीं बल्कि दामादवाद की हो रही है। चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संरक्षण में बड़े नेताओं के दामादों को मिली भारी तादाद में आयोग, निगम और परिषदों में अहम पदों पर नियुक्तियां, जिसमें जीतन राम मांझी, चिराग पासवान से लेकर अशोक चौधरी तक के दामादों को राजनीतिक तख्त मिल चुका है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रतिभा का सम्मान है या सियासी फैमिली बिजनेस की देन है। नीतीश कुमार, जिनके खिलाफ हमेशा परिवारवाद के निशाने पर रहे, और इस बार क्यों हुए दामादवाद के सबसे बड़े समर्थक। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो इसे जमाई आयोग तक करार दे दिया। क्या बिहार की जनता को यह नया परिवारवाद मंजूर होगा? वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले यह दामादवाद क्या राजनीतिक गठजोड़ का हिस्सा है या जनता को ठगने की चाल? आज के इस बहस में हम खोलेंगे इस सियासी पैंतरे के सारे राज। क्या बिहार की राजनीति में शुरू हो गया है जमाई और मलाई का दौर? तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में परिवारवाद की जगह अब दामादवाद ने ले ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़े नेताओं के दामादों को आयोग, निगम और परिषदों में बड़े पदों पर नियुक्ति किया है। जीतन राम मांझी के दामाद को अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं चिराग पासवान के जीजा को उसी आयोग का अध्यक्ष पद मिला है। मंत्री अशोक चौधरी के दामाद को धार्मिक न्यास परिषद का सदस्य बनाया गया है। और ये नियुक्तियां न केवल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं, बल्कि विपक्ष ने भी इसे जमकर निशाना बनाया है। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे जमाई आयोग करार देते हुए नीतीश सरकार पर परिवारवाद और सियासी संरक्षण का आरोप तक लगाया है। क्या यह दामादवाद बिहार की राजनीति में एक नई चुनौती है या सिर्फ चुनावी समीकरणों का एक हिस्सा है? तो आज के इस बहस में हम इस मुद्दे की तह तक जाएंगे और जानेंगे इस जमाई और मलाई का बिहार की जनता और राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जब तक कुछ बचा नहीं, एक समर्पित जमाई आयोग का आप बना दें। बिहार में फिर सियासी जंग, तेजस्वी का तंज बढ़ा। दामादों की भर्ती देख बोले, ये कैसा नया कड़ा। नीतीश पे निशाना साधा, कहा बना दो जमाई आयोग। योग्य रहे खाली बैठे, रिश्तों का हो रहा उपयोग। रामविलास, मांझी, चौधरी सबके दामाद हुए खास। काबिलियत गई किनारे, अपनों ने ले ली सारी आस। स्पेशल अरेंजमेंट की भी मांग, तंज में छिपी बात। बिहार की सियासत में आज का एपिसोड कोई साधारण बयानबाजी नहीं, यह सीधा फैमिली ड्रामा है, जहां किरदार है नेता और स्क्रिप्ट में शामिल है दामाद। राजद के तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरे की ओर देखा और दाग दिया आज का सबसे सियासी डायलॉग। लगातार परिवारवाद के लोग जो है हम लोगों को ज्ञान देते हैं। बिहार में स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन का गठन कर दीजिए। अगर सब दामादों को एडजस्ट करना है तो बना दो एक समर्पित जमाई आयोग। और फिर पंच लाइन दी, एक स्पेशल अरेंजमेंट आयोग भी बना दो ताकि बचे हुए रिश्तेदार भी सेटिंग में फिट हो जाएं। अब आप देखिए, हम चाहते हैं कि इस सरकार में कोई अपने बेटे, कोई अपना दामाद, कोई अपने पति, तो कोई रिश्तेदार को रेवड़ी मलाई बांट रहे हैं। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जब तक कुछ बचा नहीं, एक समर्पित जमाई आयोग का आप बना दें।
अब कितना जमाई लोग हैं भाई। अभी हाल फिलहाल में कई जगह जो है मलाईदार पदों पर यही भूंजा पार्टी के रिश्तेदारों को जगह दी गई। बिहार में जमाई खा गए मलाई, तेजस्वी ने गिनाए दामादों के नाम। मृणाल पासवान दामाद, अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग। रामविलास पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री। देवेंद्र कुमार दामाद, उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री। सायन कुड़ार दामाद, धार्मिक न्यास परिषद बिहार सरकार। अशोक चौधरी सदस्य बिहार राज्य मंत्री। साथ ही साथ एक और तीर छोड़ा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, जिसका हर निशाना सीधे सत्ता की नस पर किया गया है। बता दें कि तेजस्वी ने 5 सवाल किए हैं, लेकिन ये सिर्फ सवाल नहीं बल्कि सियासी घाव है जो नीतीश सरकार के सिस्टम की परतें खोलने का दावा करते हैं। पहला सवाल, कितने सरकारी अधिकारियों की पत्नियों को मिली सरकारी नौकरी? मतलब पोस्टिंग घर से शुरू हो रही है क्या? दूसरा, कितने अफसरों के बेटे बेटियों की कंसल्टेंसी फर्म को सरकारी ठेके मिले? मतलब बेटा सीईओ, बाप डीईओ। तीसरा, बिहार के अधिकारियों ने विदेशों में कितना पैसा इन्वेस्ट किया? सवाल सीधा है, पगार बिहार से, पैसा बाहर क्यों? चौथा, कितने अफसरों ने जमीन में लाखों करोड़ों लगाए? और पांचवा सवाल, कितने रिटायर्ड अफसरों को फिर से मलाईदार पोस्टिंग दी गई? तेजस्वी यादव ने 5 सवाल पूछकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इन सवालों में रिश्वत, सिफारिश, रिश्तेदारी और रिटायरमेंट का पूरा खेल सामने रखने की कोशिश की गई। अब जनता भी जानना चाहती है, क्या वाकई सिस्टम में अपनों को फायदा पहुंचाने का खेल चल रहा है? क्या आम लोगों की योग्यता इन खास लोगों की सिफारिश के नीचे दब रही है? सवाल पूछे जा रहे हैं, अब जवाब किसके पास है और वो कब मिलेगा, देखना दिलचस्प होगा। न्यूज इंडिया के लिए अंबिका वत्स की रिपोर्ट। और इस वक्त इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले, और चर्चा में हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मेहमानों के साथ आपका तारुफ करवा देते हैं। भूपेंद्र यादव प्रवक्ता हैं बीजेपी से, आप हमारे साथ जुड़ चुके, बहुत स्वागत है सर आपका। राहुल यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर बादशाह आलम जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी डॉक्टर बादशाह आलम जी कि आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया है, एक समय हुआ करता था जब आरोप लगते थे आरजेडी पर, कभी ससुराल पार्टी कह दिया जाता था, कभी परिवारवाद को बढ़ावा देने वाला पार्टी कह दिया जाता था। आज वही आरोप आप दूसरी सरकारों पर मल रहे हैं। अपने समय में भी तो आपने मलाइयां खाई थी। हेलो, आवाज आ रही है मैडम? जी बिल्कुल। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ, मेरे देखिए ऐसा है कि अभी 2025 के देखते हुए इन लोगों ने आयोग का गठन किया। तो इस आयोग से ये क्या चाहते हैं बिहार में, ये तो बिहार की जनता जानती है। ये आयोग में नीतीश जी ने तो अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा नहीं, और जो इनके जो है भ्रष्ट अधिकारी है उनके रिश्तेदारों को, और जैसे आपने बताया कि भाई जीजा साला आयोग बना दिया इन्होंने, और कौन कौन से आयोग बना के, और ये 2025 में फिर से जनता को बेवकूफ बना के, बिहार की जनता को भरमा के ये फिर सरकार में आना चाहते हैं। ये इनकी आखिरी साल में इनको सारे आयोग याद आए। अब इनका मकसद क्या है ये आयोग बनाने का, ये तो भली बात यही जानते हैं, लेकिन इससे बिहार की जनता को तो कोई फायदा नजर आ नहीं रहा है। अब इनको अपनी नैया डूबती नजर आ रही है, तो सारे आयोग का गठन कर रहे हैं और अपने भ्रष्ट अधिकारियों के रिश्तेदार, ये इनके जो एलाइज हैं, इनके रिश्तेदारों को इसमें भर रहे हैं कि जो है नेक्स्ट सरकार इनकी बने, लेकिन बिहार में ये होता नजर नहीं आ रहा है। इसमें बिहार की जनता इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ी हुई है और इंडिया गठबंधन का सरकार बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपने देखा हुआ सारे सर्वे का रिपोर्ट भी यही बता रहे हैं, और जनता भी इस चीज को एक्सेप्ट करी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
चलिए ठीक है, आपके अनुसार तो सर्वे भी हो चुका, सर्वे का रिजल्ट भी आ गया है और जनता किसको स्वीकार कर रही है। आपके अनुसार ये सब कुछ पहले से तय है, सब कुछ पता है कि जनता किसे स्वीकार रही है, किसे अस्वीकार रही है। तो अगले सवाल के लिए मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार मैं कांग्रेस का भी रुख करना चाहूंगी। राहुल यादव जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल जी, क्या वाकई इंडिया गठबंधन के साथ में बिहार में लोग साथ दे रहे हैं? नहीं, देखिए, हाल में अभी एक ताजा सर्वे हुआ है, उसमें भी इंडिया गठबंधन को भी बढ़त बताई गई है। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी और भाजपा के राज में वहां कुशासन जो चल रहा है, उसको लोगों ने खारिज कर दिया है। और आज मोदी जी से भी बिहार की जनता और देश की जनता सवाल पूछ रही है कि आपने 100 दिन में विदेश से काला धन लाने का वायदा किया था, आप उसको भी पूरा नहीं कर पाए। आपने सबको 15-15 लाख रुपए देने का वायदा किया था, आप उसको भी पूरा नहीं कर पाए। आप हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा किया था, आप उसको भी पूरा नहीं कर पाए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज आग लगी पड़ी है और मां गंगा के नाम पर इन्होंने वोट मांगे। तो उसी तरीके से अब लोगों ने खारिज कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अभी मानसिक स्थिति, मानसिक पीड़ा में है, वो बीजेपी के दबाव में है, तो उस हिसाब से वो भी उनकी ठीक नहीं है। पिछले दिनों हमें बहुत सारे उनकी एक्टिविटी इस तरीके की देखने को मिली कि शायद वो मानसिक रूप से बीमार भी जेडीयू को पब्लिक ने खारिज कर दिया। मैं तो ये आपसे जानना चाह रहा हूँ ना कि आपका साथ तो दे रहे हैं ना सर, आप एक और ये कहते हैं, आरजेडी के सुर में सुर आप भी मिला देते हैं कई बार कि परिवारवाद को बढ़ावा तो नीतीश सरकार दे ही रहे हैं। उनकी सरकार में, उनके कार्यकाल में किस तरीके से परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, अपना कार्यकाल आप लोग भूल जाते हैं। नहीं, देखिए, परिवारवाद जनता जिनको चुनकर भेजती है, लेकिन ये तो बिल्कुल सीधा सा परिवारवाद का पर्याय है कि इन्होंने जिस तरीके से नियुक्तियां करी है, उन नियुक्तियों में सारे परिवार, भाई भतीजावाद और ये सारा इन्होंने अपनाया। क्या इनका क्राइटेरिया था? तो जनता सब देख रही है, बिहार की जनता इस जनता के सामने है। जनता ने भी इनको नकार दिया है। अब इनका आखिरी वक्त चल रहा है, कुछ महीने की ये सरकार है, कुछ महीने के मुख्यमंत्री है। अभी इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री बनेंगे, आप देखते रहिएगा। चलिए ठीक है, भूपेंद्र यादव जी का मैं रुख करूंगी, प्रवक्ता हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, अब आपने सुन लिया राहुल यादव जी को भी, डॉक्टर बादशाह आलम जी को भी। आपकी प्रतिक्रिया मैं जाननी चाहूंगी, क्योंकि यह सीधे तौर पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी और जेडीयू जानबूझ करके इस वक्त परिवारवाद को और बढ़ावा दे रही है, और अब तो परिवारवाद से यह और थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो गया है और दामादवाद पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अपने अपने दामाद को लोग खुश करने में लगे हुए, इस वजह से पद और उपाधि दी जा रही है। ऐसा है सुरभि जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और पूरे देश की जनता को नमस्कार। हमारे बादशाह भाई जो है, ये जो बोल रहे हैं परिवारवाद और दामादवाद, तो मैं बता दूं कि इस देश के अंदर में आजादी के बाद सबसे बड़ा परिवार, यदि परिवारवाद करने का काम किया तो देश के अंदर में कांग्रेस, उसके बाद बिहार के अंदर में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी। इससे बड़ा परिवारवाद तो कोई है ही नहीं, अरे भाई। और रही बात दामादवाद का, तो ये इनसे बड़ा दामाद वाला परिवार इस पूरे बिहार के प्रदेश में नहीं है मेरे भाई। सुरभि जी, आप पता कर लीजिए जी, जितने भी इस प्रदेश के अंदर में मिनिस्टर हैं, हम समझते हैं कि 20 गो मिनिस्टर मिला के इनका आदरणीय लालू प्रसाद जी का अकेले दामादवाद है। अब रही बात दामादवाद का, तो इनका जो है आपको मालूम नहीं है, हमारे डॉक्टर मीसा भारती जी यहाँ का एमपी हैं, पटना ग्रामीण का जी। एक बेटी को इन्होंने छपरा में 2nd डिवीजन से हार गई। ये दामाद, और फिर जो है दानापुर से ये इलेक्शन में लड़ाना चाह रहे हैं। तो देखिए, पूरी बिहार की जनता और देश की जनता जान गई है इन लोगों के बारे में कि इनसे बड़ा परिवारवाद और इनसे बड़ा दामादवाद इस प्रदेश के अंदर में कोई हो ही नहीं सकता है। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी क्या शो करना चाहते हैं तेजस्वी जी? तेजस्वी जी, यदि हम नहीं समझते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी का बेटा नहीं होते, तो आज वही होते जहां राहुल यादव जी बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा हैसियत नहीं होती। हम उनसे जानना चाहते हैं। भूपेंद्र जी, यही सवाल तो इस वक्त आरजेडी भी आपसे करना चाह रही है ना। तेजस्वी यादव भी तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू का अगर गठबंधन है,
नीतीश सरकार इन दिनों बीमार चल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तो इसमें हस्तक्षेप हमें बीजेपी का दिखाई दे रहा है। बीजेपी अपने अपने लोगों को वो नए नए पदों पर सृजित करना चाह रही है, उन्हें वो उपाधि देना चाह रही है, किसी को कहीं अधिकारी बना के भेज देते हैं, कहीं किसी को नेता बना दे रहे हैं, कहीं परिषद में शामिल कर दे रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है इस वक्त बिहार में? परिवारवाद दमादवाद पे शिफ्ट कैसे हो गया ये बिहार की राजनीति? मैं इस बात को खंडन करता हूं। ये जितने भी आप देख रहे हो, ये जो दमादवाद का जो परिभाषा दे रहे हैं, इनसे बड़ा आप परिभाषा नहीं समझते हैं कि इनको तो जानते हैं। इनको दमाद का जो दमादवाद और जमाईवाद का इनको मंत्रालय खोल देना चाहिए लालू प्रसाद जी को। अब क्या समझते हैं? इनका सारा दमाद लाइन में, पाइप लाइन में लगा हुआ है कि हम कहां से इलेक्शन लड़ेंगे, वो कहां से इलेक्शन लड़ेगा। सब पूरा जो है ना आपस में सिर्फ सुतवन कर रहा है रे भाई। और रही बात हमारा बीजेपी का, तो हमारा बीजेपी जो है, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 35 साल से, जो मेहनत करके, जो थोड़ा सा कमजोर हमारे कार्यकर्ता रहे, जिनको कभी भी संवैधानिक पोस्ट का लाभ नहीं मिला, ऐसे कार्यकर्ताओं को जो है ना हमारा बीजेपी ने जो है ना आयोग या बोर्ड या कुछ भी देने का काम करती है। मेरे भाई, इन्हीं की तरह जो है ना इस देश में परिवारवाद लाने वाला सबसे पहला कौन है? कांग्रेस। दूसरे में बिहार के अंदर में सर, इस सवाल को लेकर के सर मैं कांग्रेस के पास जाऊंगी, लेकिन अब आपने क्योंकि आरजेडी को लेकर भी ये कहा है, तो एक बार मैं आरजेडी के प्रवक्ता से भी पूछ लूं। डॉक्टर बादशाह आलम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको वो सुन भी रहे हैं काफी देर से। डॉक्टर बादशाह आलम जी, सवाल यही है कि जब बात आती है पार्टी पद सवाल निशान खड़े करने के, तो हर बार ये कहा जाता है, जेडीयू की ओर से भी सवाल पूछे जाते हैं, बीजेपी भी यही सवाल पूछ रही है कि आखिर वृक्षारोपण की बात आप कर देते हैं, बदलाव की बात आप कर देते हैं, लेकिन जब बीज डालने की जहां शुरुआत हुई थी, जो जड़ें हैं, जड़ों में तो सबसे पहले सुधार होना चाहिए था ना। जब जड़ें ही खराब हो जाएंगी तो वृक्षारोपण होगा कैसे सर? देखिए मैडम, जो बीज लालू प्रसाद यादव जी ने डाली थी सामाजिक न्याय को लेके, अब वो बीज जो है वृक्ष बन चुका है और उसके साया तले बिहार की जनता फूल फूल रही है और वो सोच रही है कि यही हमको जो है साया मिलेगा। अब इनके जो एलायंस पार्टनर हैं, इनको रोकने के लिए तो इन्हें कुछ न कुछ करना पड़ेगा ना। जैसे हमारे अभी दोस्त बता रहे थे, तो मैं इनको एक और मशवरा देना चाहता हूं कि एक ये स्पेशल अरेंजमेंट आयोग और बना दे, बल्कि इससे ज्यादा इनको फायदा होगा। अब ये एलायंस को तो भरोसा इनके साथ है नहीं, जो एनडीए के इनके घटक दल हैं। कोई कह रहा है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, 2 सीटों पर लड़ूंगा, जीतन राम मांझी जी कहीं अपना वो भागने की तैयारी में है। तो ये सब ये आयोग बना बना के इनके लोगों को उसमें सेट करके ये बिहार के जो डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है उसमें ये सब लूट खसोट करने का इन लोगों का प्रोग्राम है। अगला इलेक्शन आ रहा है और इसमें बिहार की जनता इस वक्त त्रस्त है, महंगाई से, रोजगार नहीं है, रोजगार को लेकर पलायन की स्थिति क्या हो गई है, इस पर बात करना चाहिए इनको। ये परिवारवाद में घुस जाना कि जीजा साला मामू भांजा और इनकी बेटी क्या कर रही है और लालू जी की बेटी क्या कर रही है। बिहार की डेवलपमेंट की बात करो ना आप। ये 11 साल सरकार चला रहे हैं, तो इस सरकार में आपने डॉक्टर बादशाह आलम जी सुनिए, एक सवाल है ये भी है कि देवेंद्र कुमार मांझी भी तो ये कहते हैं कि जब दलितों को आगे करने की बात आती है और जब हमें कोई संवैधानिक पद अगर मिल जाता है, किसी तरीके से हमारी पदोन्नति हो जाती है, तो तेजस्वी यादव को तकलीफ हो जाती है। लेकिन आज ही की खबर है कि अति पिछड़ा वर्ग के वोटों पर किस तरीके से आप लोगों का फोकस है। मंगनीलाल मंडल को निर्विरोध राजद के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनको निर्वाचित किया गया है। वहां आप लोगों को ये दलित या अति पिछड़ा वर्ग नजर नहीं आता, लेकिन अगर दूसरी पार्टी किसी दलित वर्ग के किसी भी व्यक्ति को प्रमोट करती है तो आपको तकलीफ हो जा रही है। मैं बात देना चाहता हूं कि उनको प्रमोट किया, कम से कम एक दलित को अध्यक्ष तो बनाया इन्होंने। लेकिन इंडिया गठबंधन में मैडम ये है कि इस वक्त बिहार की पॉलिटिक्स जो है ये दलित पिछड़ों इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, माइनॉरिटी के इर्द गिर्द घूम रही है।
तो हमारा इंडिया गठबंधन जो है वो अपने मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रही है, और इसी के सिलसिले में देखा होगा आप लोगों ने जातीय जनगणना शुरू हुई। इसीलिए सर सवाल मैंने शुरुआत में यही किया कि वृक्षारोपण का जब बीज ही उस तरीके से पड़ेगा तो सर आगे भी तो वही चीजें प्रमोट होंगी ना, वही चीजें तो आगे कैरी फॉरवर्ड होंगी। क्योंकि जब पूरी तरीके से उस कार्यकाल की बात आती है कि 1997 में जब चारा घोटाला हुआ था और उस मामले में सजा हुई थी लालू यादव को, तो सबसे पहले परिवारवाद को तो जन्म वहां से दे दिया गया। राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया गया बिहार का। राबड़ी देवी के अलावा और कोई नहीं था क्या बिहार में? या फिर लालू यादव को किसी और पर पार्टी पे भरोसा ही नहीं था? उसके बाद परिवारवाद यही समाप्त नहीं हुआ। तो सर यही तो सवाल हम पूछ रहे हैं कि आपके यहां से शुरुआत हुई, अब वो चीज दूसरी पार्टी अगर कर देती है तो तकलीफ होती है आपको? मैडम आप किस जमाने की बात कर रही हैं? आप इधर 2025 में आप देखो ना कि इस वक्त बिहार की क्या जरूरत है, और जिस वृक्षारोपण की आप बात कर रही हैं वो एक बहुत घना पेड़ बन चुका है, और उस पेड़ के साए में बिहार की जनता आना चाहती है। ये सब देख के इन लोगों की बड़ी बौखलाहट है इनके अंदर। अब जिसकी वजह से ये तरह तरह की पैंतराबाजी ये कर रहे हैं, ये अपना काम तो बता नहीं सकते। अब इनके पास कुछ कहने का है तो नहीं, तो ये दूसरे के ऊपर बस कटाक्ष करना है और जातिवाद और परिवारवाद दिखाना है। मैं राहुल जी के पास भी जाऊंगी क्योंकि एक एक करके मैं आप सभी लोगों के पास जाऊंगी, लेकिन मैं भूपेंद्र यादव जी को इस बात पर मुस्कुराते हुए देख रही हूं, तो मैं जानना चाहूंगी इसके पीछे की वजह क्या? आपकी मुस्कान ये जो इस वक्त हमें चमक रही है स्क्रीन पर, ये इसके पीछे की वजह क्या है सर? इसके पीछे बहुत बड़ा वजह छिपा हुआ है सुधी जी, कि हमारे बादशाह भाई जो है ना 60 से 65 के एज में चले गए। ऐसा ही कह रहे हैं कि वृक्ष इतना बड़ा हो गया है कि जो है ना उसी के नीचे लोग बिहार की ये भाई लोग फल फूल रहे हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ सुरभि जी कि कभी भी बरगद के पेड़ के नीचे कोई वृक्ष पैदा नहीं लेता है। ठीक उसी प्रकार बिहार के अंदर में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी इतने बड़े वृक्ष बन गए बरगद के पेड़ कि बिहार के अंदर में जितने जदुवंश के बेटा थे वो सारे मटिया मेट हो गए रे भाई। और पिछड़ा दलित को तो बात ही छोड़ दीजिए सुरभि जी, जदुवंश को और मुसलमान भाइयों को खास करके इतना बड़ा दोहन और शोषण हुआ कि पूरे बिहार के अंदर में ये क्या किए हैं, वृक्ष की बात करते हैं। यही महीने में हमारे बादशाह भाई ने कहा वृक्ष के नीचे जो है ना कोई फल फूल नहीं सकता, कोई वृक्ष पैदा नहीं हो सकता। और जदुवंश के आड़ में पूरे बिहार के पूरे रिसोर्स को लूट करके हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ये कहते थे कि हम गरीबों का मसीहा हैं, ये बोल करके आए और इतनी बड़ी जो है ना रिसोर्स के लूट किए इन्होंने, और परिवारवाद किया और जातिवाद तो इन्होंने किया ही नहीं मैडम। आपको मैं बता दूं कि जदुवंश को मटिया मेट करा दिया। जदुवंश जो है ना बहुत बलवान वंश था, ये वंश जो है ना मार्शल कम्युनिटी का था। इस कम्युनिटी को जो है ये हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी एक गरेरी पूरे बिहार के जदुवंश को भेद बकरा बनाकर चलाने का काम किया। राहुल यादव जी भी तो ये कह रहे हैं, राहुल यादव जी भी तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी हो जेडीयू हो दोनों को तो नकार रही है इस वक्त बिहार की जनता। तो चाहे आप किसी को पदोन्नति दीजिए, चाहे आप किसी और का किसी और तरीके से प्रमोशन कीजिए, इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जनता के सामने अब धीरे धीरे चुनाव के पहले सच्चाई आती जा रही है कि किसे प्रमोट किया जा रहा है, किसे मौका दिया जा रहा है और किसे पीछे ढकेला जा रहा है। तो ऐसे में अब उनकी बात को लेकर आप क्या कहेंगे? सुरभि जी मैं ये बता दूं कि आने वाला 2025 चुनाव में अभी तक इन लोगों को जो है ना दूल्हा का चुनाव नहीं हुआ है मेरे भाई। आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी जी को ये लोग चेयरमैन बना करके नीचे से चेयर खींच लिया। कांग्रेस के भाई हमारे राहुल भाई जी, पूछिए उनसे, बैठे हुए हैं चैनल पर। अभी तक ये लोग स्वीकार नहीं किया है कि हम तेजस्वी जी को दूल्हा बनावे। ये लोग कहां से इलेक्शन जीतेगा रे भाई? पूरे बिहार की आम आवाम, गरीब जनता, पिछड़ा और दलित अभी निर्णय लिया है आपके सवाल का जवाब राहुल जी से ले लेते हैं क्योंकि राहुल जी काफी से यदि दे सकता है तो एनडीए की सरकार दे सकती है, डबल इंजन की सरकार दे सकती है। ये लोग लौट रही हूं राहुल जी, सीधे तौर पर सवाल अब आपसे ही है
कि जब लोकसभा चुनाव की बारी आई, जब अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव की बारी आई, तो हर बार आप तो ये पूछ देते थे कि भाई दूल्हा कौन है, पहले ये बताए, दूल्हा कौन है ये बताए। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन, पहले ये तो बता दे कि भाई उनका दूल्हा कौन है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। अभी तो वो यही फिक्स नहीं कर पा रहे कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये यही नहीं फिक्स कर पा रहे हैं कि अगर वो चुनाव जीतते हैं इस गठबंधन के तहत में, तो दूल्हा किसको तैयार करेंगे। नहीं, देखिए, ये भाजपा की फितरत में है इस तरीके की अफवाहें और इस तरीके की बातें करना। हमारा इंडिया गठबंधन बिल्कुल मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और हम बिल्कुल एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन भाजपा की फितरत रही है। देखिए, मैंने आपको आगे बढ़ने दीजिए। 35 साल आप लोग शोषण करा दिए, अब 15 साल लालू जी बिहार में शोषण कर गए। अब आप इनको चुप करवाइए। बोल लेने दीजिए उनको। देखिए, ये जात पात और हिंदू मुस्लिम करेंगे, ये भाजपा के प्रवक्ताओं की आदत है। अब अभी इन्होंने कहा चेहरा इन्होंने शिंदे का दिखाकर महाराष्ट्र में वोट मांगा था और बना कौन चीफ मिनिस्टर, देवेंद्र फडणवीस। इसी तरीके से इनके बहुत सारे उदाहरण है। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया का चेहरा दिखाकर इन्होंने अपनी दुकान को चमकाया और बना कौन, भजन लाल शर्मा। तो कौन कौन लोग ये क्या किनको चेहरा लेकर आते हैं और किनको बनाते हैं, इनकी बात की कोई विश्वसनीयता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की बात की कोई विश्वसनीयता नहीं है। पूछा है आप लोगों ने, सवाल तो आप लोगों ने पूछा है ना कि दूल्हा कौन है, तो अब वही सवाल आप लोगों के पास घूम फिर के आ रहा है सर। नहीं, इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अभी हाल में कुछ समय पहले ये कहा था कि बीजेपी को अपने चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार के लिए कहा था। तो अभी इनके यहाँ झगड़ा चल रहा है अंदर का। तो अभी देखिएगा चिराग पासवान जी असहज है इनके साथ, इनके गठबंधन में रहने को लेकर वो कितनी सीटें मांग रहे हैं। हमारी सीटों पर सवाल मैं पूछ लूंगी, सर आपको तेजस्वी यादव पर भरोसा है? नहीं, बिल्कुल तेजस्वी यादव हमारे इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता है और उनकी मान्यता है। क्लियर कीजिए, चैनल पे क्लियर कीजिए कि मुख्यमंत्री ये हमारी पार्टियां दोनों बैठकर तय करेंगी। हमारा इंडिया गठबंधन पूरा बैठकर तय करेगा। लेकिन सर जब चुनावी समीकरणों की बात आती है, जब जमीनी समीकरण की अचानक की पकड़ बनाने की बात आती है, तो कांग्रेस नकारात्मक नजर आती है। लेकिन आरजेडी प्रमुखता के साथ बिहार के आपके पास भूपेंद्र जी 2 मिनट का समय। शिंदे जी को लेकर आपने शिंदे जी का चेहरा लेकर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा था, देवेंद्र फडणवीस कैसे बन गए? नहीं तो मुख्यमंत्री के तौर पर तो तभी भी नहीं कहा गया था ना राहुल जी, तभी भी तो ये कहा गया था चुनाव उनके अधीन घोषणाकर्मी का अधिकारी, चुनाव उनके अधीन लड़ा जाएगा, चुनाव एक तरह शिंदे के अधीन ही लड़ा गया था। इस तरीके की बातें ये करेंगे। अभी जात पात की बात पे आ रहे थे अभी भाजपा के प्रवक्ता। हम सब लोगों को एक समावेशी विकास करना चाहते हैं पूरे बिहार का, और हम सब जाति और सब धर्मों को लेकर साथ चलना चाहते हैं। राहुल जी जात के दुश्मन मत बनिए, जात पर ध्यान दीजिए। लालू जी जात पर ध्यान दिए हैं। नहीं, ये आपकी आदत है, ये आपकी भाजपा की आदत है। जिस तरीके से मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, तो कौन ले जाएंगे मेरे भाई राहुल, ये सारी बातें आपके लालू जी खून खिंचवा लिए। छोड़िए, मैं आपसे भी तो मदद करिए। मैं जात पात की बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा, ये आपको मुबारक। ठीक है, जात पात की बहस पर नहीं आते हैं। मैं आपसे वही पूछना चाह रही थी, आपने कहा कि इंडिया गठबंधन का पूरा दल मजबूती के साथ बिहार में चुनावी मैदान में उतरेगा। चुनावी मैदान की जब बात आती है तो कांग्रेस जितनी मेहनत करती हुई नहीं दिख रही है इस वक्त धरातल पर बिहार में, उतनी मेहनत आरजेडी बहुत पहले से कर रही है, बहुत पहले से उस पिच को तैयार कर रही है। जब आपसे सवाल पूछा जाता है कि बिहार को जो सबसे बेहतरीन तौर पे समझ रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर के आपकी राय क्या है, आप कह देते हैं कि पार्टी तय करेगी। लेकिन मेहनत कोई करे मलाई कोई खाए, तो फिर ये तो वही बात हो गई ना जैसे आपने महाराष्ट्र का एग्जांपल दे दिया सर। तो इसलिए तो मैं भी पूछ रही थी तेजस्वी यादव पर भरोसा है या नहीं है, मुख्यमंत्री के तौर पर उनको आप लोग देखते हैं नहीं देखते हैं? नहीं, बिल्कुल भरोसा है। क्यों भरोसा नहीं? हमारा हर एक नेता, भले राष्ट्रीय जनता दल का हो, कांग्रेस का हो, हमारे एक से एक बेहतर से बेहतर नेता है, सब अच्छे काम करने वाले नेता है। तो ये हमारा इंडिया गठबंधन, हमारा नेतृत्व और ये बैठ के हमारा तय हो जाएगा। इसमें हम मीडिया के सामने ये सारी चीजें हम जिक्र नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं डॉक्टर बादशाह राजेश राम जी भी क्षमता रखते हैं। आलम साहब ये आप नहीं करेंगे,
अरे हम क्या नहीं करें उनको, वो आप तय नहीं कर सकते। आप अपने आप अपना तय करने लग को रहे हैं, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बनाइए, आप अपने भाई आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बनाइए, आप हमें भाजपा तय नहीं करेगी हम किसको बनाएंगे। तो क्या हो गया, मुद्दे पर नहीं, नहीं, बोलिए, ठीक कौन क्या हो है। गया? बिहार राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा कौन बनाया चुनाव में आपका? जो समय है, आप लोग गठबंधन के बीच में या जेडीयू बीजेपी के बीच में क्या अनबन है भीतर खाने, वो तो समय आने पर खैर सबके सामने आ ही जाएगा। लेकिन सवाल अब घूम फिर कर उसी जगह पर आ रहा है कि दामादों को लेकर जिस तरह तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है, अपना कार्यकाल भूल जाते हैं। डॉक्टर बादशाह आलम जी, सवाल वही, क्योंकि मैंने आपसे इससे पहले भी पूछा था कि तेजस्वी यादव ये सवाल पूछते हुए क्या ठीक लग रहे हैं? तेजस्वी यादव को क्या जिस वक्त 2015 में महागठबंधन सरकार के दौरान उप मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बनाया गया था? क्या उनकी बहनों को अलग अलग चुनाव में टिकट देकर के लड़वाया नहीं गया था? राजनीतिक करियर हो या ना हो, मौका तो दिया ना सर। क्या वो ये बातें कहते हुए उन्हें शोभा दे रहा है? मैडम, ये परिवारवाद में आप लोग बार बार जो डिस्कशन करते हो, ये अमित शाह का बेटा क्रिकेटर है क्या? आप बताओ। अब इस वक्त जो है उस बोर्ड का चेयरमैन बना हुआ है, वहां भी ये परिवारवाद नहीं दिखता किसी को। और यहाँ बार बार परिवारवाद में लाते हैं। तो हमको जरा भूपेंद्र भाई की बात की जवाब देना चाह रहा था कि ये दूल्हे की बात कर रहे हैं ये, तो दूल्हा हमारे यहाँ तय है भाई। हम लोग 245 सीटों पर 7-7 लग रही है। राहुल जी कह रहे हैं कि महागठबंधन ने उनको संयोजक बनाया है जिनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जा रहा है। भाई जनता को पता है। आप लोग अपने दूल्हा का है बन रहे हैं, भूपेंद्र भाई शादी बनना चाह रहे हैं। शादी पूरा 3 साल है। ये एक तो लंदन में होता है, दूसरा अरेंज में है। अब बिहार में एक बार पुराना चलन है कि पकड़ा हुआ ब्याह भी होता है। तो आप करिएगा, चेहरा किसी का और सामने रखेंगे या बनाएंगे किसी को? हरियाणा में भी देख लिया सर, पकड़ा हुआ ब्याह होता है बिहार में, जिसकी वजह से आपके घटक दल परेशान है। वो समझ रहे हैं कि दूल्हा को हम बनेंगे नहीं, ये कहीं से दूल्हा जो है नहीं दीजिएगा। तेजस्वी जी ऐसा ही रह जाएंगे। तेजस्वी को तो बिहार की जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है, ये परसेप्शन बन गया है। 2025 में तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनवा देते हैं। 20 साल से जो मौजूदा सरकार है, लोग उससे परेशान हैं। लोग बदलना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। 20 साल पुराना खटारा गाड़ी पे लोग, खटारा सरकार पर अब लोग विश्वास नहीं करते। हम लोग जनता के बीच जाते हैं, लगातार हम बिहार भी घूमे हैं, कई घटना जहां जहां हुई है वहां भी हम पहुंचे हैं। लोग मौजूदा सरकार से बेहद परेशान हैं और लोग छुटकारा चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, सरकार के लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। परिवारवाद को जिस प्रकार से आयोग हो या कहीं भी एडजस्ट करने का मौका मिलता है, तो मौजूदा सरकार में भूजा पार्टी वाले लोग अपने परिवार को एडजस्ट करते हैं। हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, तेजी से बिहार को आगे ले जाना है और राज्यों में ले जाना है। हम लोग पॉजिटिव राजनीति करना चाहते हैं, मुद्दे की राजनीति करना चाहते हैं। जो जनता के मुद्दे हैं उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उनकी आवाज बन रहे हैं। और इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता बिहार सरकार को उखाड़ के फेंकेगी
और एक नई सरकार जिसके पास विजन है, रोड मैप है, हमको बड़ी पीड़ा होती है कि हमारा राज्य सबसे गरीब क्यों है, हमारे राज्य में सबसे ज्यादा पलायन क्यों है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है, पीड़ा होती है। प्रति आय व्यक्ति सबसे कम क्यों है, किसान बदहाल क्यों है, मजदूर की स्थिति ठीक नहीं है, ये देख करके पीड़ा होती है। कोई उद्योग धंधा नहीं है बिहार में, और 20 साल से मौजूदा राज्य सरकार शासन में है, एक उद्योग धंधा जो है ढंग का, इंडस्ट्री जो है वो बिहार में नहीं लगा, कोई ढंग का फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगा। केंद्र सरकार में 11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री है, चीनी मिल नहीं चालू करा पाते। तो फिलहाल देखिए, तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से उन्होंने इस बात पर जरूर जोर दिया है, दूसरे मुद्दों पर भी उन्होंने बातचीत की, लेकिन इस मुद्दे को लेकर भी उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार को यह समझने की जरूरत है कि आखिर किसको किस पद पर आसीन किया जा रहा है। एक बार फिर से मेहमानों को हम रुख कर लेते हैं। डॉक्टर बादशाह आलम जी से मैं सवाल ले रही थी। डॉक्टर बादशाह आलम जी देखिए, और राहुल यादव जी से भी यही सवाल रहेगा कि जो आज सवाल आप लोग पूछ रहे हैं जेडीयू या बीजेपी से, सवाल ये भी राहुल गांधी या फिर तेजस्वी यादव, इन दोनों ने अपने राजनीतिक करियर की कैसे शुरुआत की? देखिए, सवाल तो सरकार से ही पूछी जाएगी ना, कि जो इस वक्त सत्ता में है तो सवाल तो उनसे ही पूछा जाएगा ना, आखिर सवाल विपक्ष से पूछा जाएगा। सर मैं तो उनसे सवाल पूछी नहीं हूं, मैंने तो उनसे भी पूछा है सवाल। तो अभी जो हमारे तेजस्वी यादव जी के जो आपने सुनाया, तो वो कौन सी गलत बात कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बिहार को रोकना चाहिए। अब पलायन रोकने के लिए बिहार में कुछ कल कारखाने लगने चाहिए ना, जो इंडस्ट्री पीछे बंद है उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। जिसको यहाँ बिहार में रोजगार मिलेगा वो दूसरी जगह क्यों जाएगा? तो इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अब ये हमारे बीजेपी के लोग हैं, ये डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं 11 साल से। तो ये डबल इंजन की सरकार, तो हमको लगता है कि एक डायरेक्शन में दोनों इंजन चल ही नहीं रहा है। एक जो है पूरब को खींच रहा है तो दूसरा पश्चिम को खींच रहा है, और इस पूरब पश्चिम के चक्कर में बिहार की जनता का बंटाधार हो रहा है। आप देख लीजिए बिहार में आज क्या सिचुएशन है। सर अगर दोनों पूरब और पश्चिम चल रहे हैं तो एक वक्त तो आपके साथ भी ऐसा है ना, जब आप लोगों ने जेडीयू के साथ हाथ मिलाने का पूरा प्रयास किया, जेडीयू को साथ लेके भी आए, लेकिन नीतीश कुमार नाराज होकर के, और जब हमारे साथ जो जेडीयू थी 17 महीने हमारे तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री के पोस्ट पे रहे, तो देखिए कितना बड़ा काम उन्होंने किया, अपने को प्रूव कर दिया। सर काम को लेकर ही तो विवाद हुआ था। तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो काम करवा रहे हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि काम हम करते हैं, क्रेडिट ये ले जाते हैं। 4.5 लाख नौकरी भी दी बिहार के वासियों को, ये तो सबके सामने है। सर वही कह रही हूं कि काम करवाने के बाद से क्रेडिट की होड़ को लेकर भी सवाल उठे थे कि काम कोई और करवाता है, क्रेडिट कोई और लेकर के जाता है। तो सर सवाल तो ऐसे कई सारे खड़े हो जाते हैं। मैं इसीलिए आपसे बार-बार जड़ों पर आ रही हूं, क्योंकि जब हम संस्कार संस्कृति की बात करते हैं, जब हम किसी भी मुद्दे को लेकर के बात करते हैं, तो मुद्दे की जड़ को सबसे पहले ढूंढा जाता है सर। और जड़ की बात मैं बार-बार इसीलिए उठाना चाह रही हूं कि सबसे पहले तो आप लोगों को मौका मिला था ना बिहार में सरकार चलाने का। अगर आप लोगों ने परिवारवाद की शुरुआत ना की होती तो शायद ये स्थिति आज बिहार में ना हुई होती। आप लोगों ने ना दिखाया, जो भी चल पड़े, या अन्य राज्यों में भी हो रहा है। उस वक्त का मैडम आप उस वक्त का आंकड़ा उठा के देखो कि क्या उस वक्त बिहार में हुआ और आज क्या होना चाहिए। क्राइम रेट कितना बढ़ा हुआ है उस पीरियड से। सर फिर मैंने सवाल कुछ और किया, आपने मुद्दे को घुमा दिया सर। सर मैंने सवाल कुछ और किया, आपने मुद्दा घुमाया। आजकल ऑर्डर का क्या है? सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी पहले आप मुद्दे पे जवाब दे लीजिए, उसके बाद आप अपने मुद्दे उठाइए। डॉक्टर बादशाह नहीं देंगे, बादशाह भाई के पास कुछ है नहीं, खाली खोखा है। डॉक्टर बादशाह जी, सुरभि जी, ये खाली खोखा है। भूपेंद्र जी एक मिनट,
डॉक्टर बादशाह जी, मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी। आपने मृणाल पासवान को लेकर के सवाल पूछे, आपने देवेंद्र कुमार को लेकर सवाल पूछे, सायन कुणाल को लेकर सवाल पूछे, और सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट बिहार सरकार की ओर से किसे बनाया जा रहा है इसको लेकर भी आपने सवाल खड़े कर दिए। मुझे बताइए कि बिहार में राबड़ी देवी राजनीति में कैसे आई, तेजस्वी यादव, मिसा भारती, रोहिणी आचार्य, इसके अलावा और नाम गिनाओ क्या सर, इरफान अंसारी, इसके अलावा भोला यादव, इनके साथ साथ में श्याम रजक, कई नाम है सर, लिस्ट पूरी लेकर के बैठी हुई हूं। इसलिए मैंने पूछा, सवाल किया कि जड़ें मजबूत होनी चाहिए। वृक्षारोपण तो तब होगा ना सर जब आपके पूरी तरीके से बीज शुद्ध हो। नहीं, बीज तो शुद्धि है। अगर आप आम की पेड़ लगाएंगे मैडम तो उसमें आम ही फलेगा ना, उसमें और क्या फलेगा। आप उसमें से अमरूद थोड़ी तोड़ेंगे आप। तो और दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ, अमरूद तो आप तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं आम के बीज लगाकर। नहीं, आपका बस चले तो आप आम के पेड़ से कटहल भी तोड़ लाइए। क्योंकि सर अगर आप सवाल खड़े कर रहे हैं तो मेरा सीधा सा आपसे प्रश्न यही था कि तेजस्वी यादव इस वक्त आरजेडी के पूरी तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं। आरजेडी में राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने कैसे की, बस मुझे इतना बता दीजिए। भाई राजनीतिक घराने से आते हैं तो राजनीति नहीं करेंगे, ये तो क्या करेंगे ये? आप बताओ ना, डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बनता है, प्रोफेसर के बेटा प्रोफेसर बन रहा है, तो एक नेता बन जाएगा है क्या? 8वां पास ऐसा हर जगह नहीं होता सर, ये सब मोदी जी तो 8वां पास नहीं है, मेरे भाई। अभी आपका बेटा कम से कम होगा तो ग्रेजुएट होगा। ठीक है, एक मिनट में आपके पास आ रहे हैं। राहुल यादव जी भी हाथ उठा रहे हैं और वो कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। जी राहुल जी बताइए। देखिए, तेजस्वी यादव जी अपनी काबिलियत से राजनीति में आए हैं, उन्होंने चुनाव लड़े हैं और चुनाव जीते हैं। तो इसमें भाजपा इस पे कोई सवाल उठाने के हैसियत में नहीं है। अब देखिएगा अमित शाह का बेटा किस तरीके से बीसीसीआई में आया, राजनाथ सिंह का बेटा किस तरीके से आया, वेद प्रकाश गोयल का बेटा कैसे आया, ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे आया, सौरभ प्रसाद मौर्य की बेटी कैसे आई, गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे कैसे आई, वसुंधरा राजे सिंधिया का बेटा कैसे आया, प्रमोद महाजन बेटे पूनम महाजन कैसे आई है। तो परिवारवाद पे नरेंद्र मोदी फर्जी डिग्री रखते हैं और चौथी पास प्रधानमंत्री इस देश को मिला है, ये इस देश का दुर्भाग्य है। आप 8वीं पास और ये नहीं कर सकते। आप किस तरीके से मोदी ने जो बेहुदगियां करी है, उन्होंने एक्स्ट्रा 2AB का जो फॉर्मूला दिया, भाषा की मर्यादा रख करके कहिए जो भी आपको कहना है। नहीं देखिएगा, अभी इस तरीके से एक्स्ट्रा 2AB का फॉर्मूला नरेंद्र मोदी ने दिया था। कौन पढ़ा लिखा है, कौन पढ़ा लिखा नहीं है, और कौन एमए के बाद बीए करता है, नाले की गैस से कौन चाय बनाता है, ये पढ़े लिखे और अनपढ़ प्रधानमंत्री मैं भाजपा की प्रवक्ता को नहीं छोड़ता हूँ कि वो पढ़े लिखे हैं। कोई परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति तो अभी आया नहीं है। मैं पूछ रही हूँ पढ़े लिखे और अनपढ़ पर इन्होंने सवाल उठाया था। और परिवारवाद पर मैं भाजपा के परिवारवाद की एक बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास, मैं चाहे तो आपको गिना सकता हूँ। मैंने बोला अमित शाह का बेटा कैसे बीसीसीआई में किस तरीके से आया, राजनाथ सिंह का बेटा कैसे आया, राहुल जी, प्रमोद महाजन की बेटी कैसे आई, राहुल जी, ठाकुर का बेटा कैसे आया, अभी गोगोल का बेटा क्या है। राहुल जी, आप जो कह रहे हैं, बहुत पहले ही मैंने भूपेंद्र यादव जी से ये सवाल पूछ लिया था। मैंने शुरुआत ही उनसे इस सवाल के साथ की थी कि जब आप करें तो सब कुछ ठीक है, अब बिहार में ये चीज तेजस्वी यादव कह देते हैं तो गलत हो जाता है कैसे, और फिर बिहार में आप उसी चीज को दोहराते। सर सवाल तो आपने सुन लिया होता, मैंने तो बीजेपी से भी सवाल पूछा। मैं सवाल आपसे नहीं, मैंने आपको नहीं कहा, मैंने भाजपा के प्रवक्ता को बताया। मैंने आपसे बताइए ना, सवाल का संबंध क्या है बताइएगा। नहीं, प्रवक्ता यादव ने प्रवक्ता जब बोल रहे 8वीं फेल और परिवारवाद, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव किस तरीके से राजनीति में आए, ये जब सवाल राहुल गांधी मैंने जवाब दिया आपको। राहुल भाई आपसे मैं पूछ रहा हूँ, टीवी चैनल पर हम लोग हैं दोनों भाई, हम लोग दोनों एक ही वंश से आते हैं। आप कलेजा पर हाथ रख के बोलिए, राहुल गांधी जी आपसे मेरिटोरियस हैं, सुनिए अब जवाब दीजिए आप अंतरात्मा से। नहीं बिल्कुल, राहुल गांधी इसमें कोई मेरिटोरियस है, कोई दो मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा विजनरी नेता अच्छा राहुल गांधी नहीं, नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा अच्छा बोलते हैं राहुल गांधी है। इतना अच्छा राहुल गांधी आपके बोलते हैं, वाकई ऐसा है बिल्कुल बोलते हैं, हर बार नकार बिल्कुल बोलते हैं। अगर राहुल गांधी जी ने जो बोला है,
सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा है। जब तक राहुल गांधी जी ने बोला, राहुल यादव जी, सवाल राहुल भाई, इसलिए मैंने पूछा राहुल कि गांधी अगर जी- वाकई ऐसा है तो जनता हर बार उन्हें क्यों नकार दे रही है? वो सिर्फ नहीं, सेफ जनता- सीट क्यों चुनते हैं? देखिए, नहीं ठीक है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे सवालिया निशान इलेक्शन कमीशन पर भी है। हाँ। बहुत सारी चीजें सामने आई है। इसका ठीक है। एक हार का एक कारण नहीं हो सकता। भाजपा ने कितने साल सर, तक इस हार मुद्दे को हार छोड़ स्वीकार करी दीजिए। है। आज का मुद्दा नहीं। हमारा ये है ही नहीं सर। हमारा मुद्दा बिहार चुनाव को लेकर के है, बिहार की राजनीति को लेकर है और बिहार के समीकरण को समझने के साथ ये समझना चाह रहे हैं कि जो सवाल भैया, खड़े किए जा रहे हैं आप आज सवाल आरजेडी खड़ा भी की कर ओर देते से, हैं, फिर उस सवाल से सर वापस हट आरजेडी भी की ओर जाते से हैं। जो ये क्या सवाल बात? उठाए गए, आरजेडी की ही तो देन है बिहार में परिवारवाद। तो सर जिसकी देन है सवाल तो सबसे बड़ा उससे होना चाहिए ना। तो इसीलिए तो मैं आरजेडी से बार बार ये सवाल भी पूछ रही थी। उसके बाद आपने भी यही कहा कि इंडिया गठबंधन साथ में, जब आप आरजेडी सबसे बड़ा परिवारवाद की देन आरजेडी है। ये आपने कैसे मान लिया कि आरजेडी ही सबसे बड़ा परिवारवाद की देन है? इसके मापदंड क्या है, आप बताएंगे मुझे? मैंने ये कि क्या मापदंड हो सकते हैं? राहुल जी, कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ही आपके इस मापदंड में सलाखों के देखते हैं? पीछे लालू यादव पहुंचे थे तो राबड़ी देवी के अलावा क्या और कोई चेहरा नहीं था बिहार में जिसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था? वो मौका क्यों दिया? क्या राजनीतिक करियर नहीं तो- हुआ था उनका? नहीं तो अमित शाह के बेटे के अलावा कोई बीसीसीआई में जाने के लिए कोई और योग्य मैंने तो कैंडिडेट यही नहीं थे पूछा। भाजपा के पास। मैंने जब क्रिकेट को लेकर के इन्होंने सवाल उठाए तो मैंने इसको लेकर भी डॉक्टर तो बादशाह जी से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी, आप राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी चुनकर गए हैं। जनता ने उनको चुना है। तेजस्वी जय शाह को जनता ने नहीं चुना। जय शाह को जय शाह के पिताजी ने चुना है। क्यों क्रिकेट छुड़वाया गया? क्यों पॉलिटिक्स में उनको नहीं, शामिल जय कराया शाह गया? को जय शाह के पिताजी ने चुना है। क्या और वो राबड़ी सिर्फ देवी जी को उनके साथ तेजस्वी पैदा यादव नहीं की और हुए? राहुल गांधी जी अच्छा। राहुल गांधी जी को देश की जनता ने चुना है। आप कह रहे हैं जनता ने चुना, तो सर मौका कैसे पहले मिला? जनता के बीच से किसी को उठा करके चुनाव लड़वा दीजिए, जीत जाएंगे क्या? ऐसा बिल्कुल जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे? परिवारवाद तो आया ना सर, परिवारवाद तो आया ना। तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे ने मौका दे देते क्या? राजनीति में किसी को नहीं उठाकर इंदिरा गांधी राबड़ी देवी पत्नी ना हो तो लालू यादव को तो मौका दे देते क्या? आ रहे थे, जनता ने चुना है। अगर राबड़ी देवी ना नहीं, जय शाह को किसने चुना है? जय शाह के पापा ने चुना है। जय शाह को किसने चुना है? आप चेयरमैन बनाइए ना इनको, राहुल जी को बोलिए बनाइएगा, तेजस्वी जी को चेयरमैन बनाइएगा, आयोग के अध्यक्ष बनाइएगा। है हिम्मत? नहीं, ये आप तय नहीं करेंगे। ये आप तय नहीं करेंगे। ये हमारा इंडिया गठबंधन बैठकर तय करेगा किसको किस भूमिका में रखना चाहेगा, किसका कहां पे उपयोग किया जा जनता सकता है। को आप जो है ना कब तक बुर्बक बनाइएगा? 55 साल तक बुर्बक बनाइए कि बनाने की देखिए, बुर्बक बनाने की बात मैं आपको बताता हूं। इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में किसानों की आय दुगनी करने का वायदा किया था। 2022 तक अरे भाई, किसानों को का वायदा किया था। सुनिए, सभी किसानों को पीएम किसान का फायदा दूंगा का वायदा किया था। इसमें जो है ना 2022 तक 1000 रुपए जाता है। पक्का मकान दूंगा इसका वायदा किया था। रीजन में 6 रुपया नहीं जाता था। राजस्थान में भी आपने 500 रुपए सिलेंडर का वायदा किया था, आज तक भी नहीं दिया जा रहा है। अरे भाई, तो आप अपनी वादा कहाँ पूरा कर रहे हैं? आपका जहां जहां स्टेट मैं आपके वायदे की है ना, भूपेंद्र जी, ठीक है, थोड़ी तैयारी ठीक के है, साथ आया राहुल जी। करिए। अरे आपने आपके वायदे की राहुल जी इन मुद्दों पर हिमाचल में क्या कर रहे हैं? क्या क्या कर रहे हैं? बताइए आप। आमंत्रित करेंगे? बताइए आइए ना। भूपेंद्र आप यादव जो को- है, बताइए ना, भूपेंद्र यादव- हमने अपने मुसलमान 80% हमने अपने 80% वायदे कर्नाटक में पूरे कर दिए और इन 5 सालों में पूरा कर देंगे। भूपेंद्र जी आरक्षण एक काट सवाल करके आपसे भी है, आपने देखिए। मुसलमान भाई को दे दिया कर्नाटक में। भूपेंद्र जी, सवाल एक तीखा सवाल मैं आपसे भी पूछना और करना चाहूंगी। इस सवाल जब का ये जवाब आरक्षण मुझे दिया आपसे जा रहा था चाहिए। उस दौरान भाजपा की सरकार ही नहीं कर रही, आप क्योंकि लोग पहले से दिया जाता रहा है। प्रेजेंट मुद्दे के दौरान आप इस वक्त जिस समय में हम सब जी रहे हैं, इस समय जब परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ावा आप भी दे रहे हैं, तो सवाल तो सर आपसे भी फिर पूछे ही जाएंगे। यहां तक बिहार की जनता भी आपसे सवाल पूछेगी कि कल तक आप परिवारवाद का तमगा जिसको देते थे, आज तो खुद आप परिवारवाद को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। तो बिहार की जनता सर कैसे भरोसा करेगी? क्या आपको नहीं लगता कि यह भरोसा उनका कम हो जाएगा इस फैसले के बाद से? इनसे पूछ रहे हैं सवाल मैम। भूपेंद्र जी, आप ही से पूछ रही हूं। ऐसा है, मैं आपको बता दूं सुरभि जी कि इस पूरे प्रदेश में और पूरे देश के अंदर में सबसे बड़ा परिवारवाद, आज देख लीजिए, तेजस्वी जी का बेटा जन्म लिया है ना, तेजस्वी जी का बेटा जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा।
सर ठीक है, ये तो बहुत बात की बात होगी सर, पहले उससे बड़ा बिहार की तय कर लेने दीजिए। सुनिए, छोड़िए, बिहार की जदुवंश जो है, खास करके जदुवंश को इन्होंने शोषण किया। अब रही बात, सुन लीजिए, जाति की और जो है ना, ये सब कुछ यही करते हैं लोग। हमारे पूरे बिहार के अंदर में 2025 चुनाव आने वाला है। उस 25 चुनाव में अब देख लीजिएगा मैम, बिहार की जनता दूध की दूध, पानी की पानी कर देगी और 2025 चुनाव में इन लोग को खदेड़ के जो है ना बाहर कर देगा। सवाल कुछ और था भूपेंद्र जी, सवाल कुछ और है। भूपेंद्र जी, सवाल क्या है? आप भी अब सही में सवाल अरे को भाई, घुमा रहे हैं। हमारे यहाँ कहाँ सवाल का है? जवाब पहले दे दीजिए, मेरे पास समय की कमी है में सर। बताइए ना, समय की कमी है सर, मुझे सिर्फ इन शॉर्ट आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि कल तक जब आप लोग विपक्षी दलों को घेरते थे, जब वो सरकार में थे, आप भी ये सवाल पूछते थे, तो आज जब विपक्षी दल आपसे भी ये सवाल कर रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? राइट, ये बताइए कि इसमें परिवारवाद कहाँ है? वो पार्टी के अंदर में कार्यकर्ता रहे हैं, कोई 20 वर्षों से, कोई 25 वर्षों से, कोई 30 वर्षों से। ऐसा कुछ नहीं है। मान लिया कि सपोज करिए सुरभि जी, हमारा बादशाह भाई का बेटा यदि राजद में ज्वाइन कर लिया युवा में, और वो आगे चल कोर्ट के तेजस्वी यादव जी चांदी के चम्मच लेकर के आए हैं भाई, जाए तो आप राजनीतिक कर रहे हैं जी, जैसा होने का तो लेकर आए। क्या एक काम करिए ना, तो लालू चेयरमैन बना दीजिए। जल्दी सर, मेरे पास समय बहुत कम है। भूपेंद्र जी और राहुल जी, अब आपका समय समाप्त होता है। मैं लास्ट रिएक्शन लेना चाहूंगी डॉक्टर बादशाह जी, जल्दी। देखिए मैडम, ये जो है ना, इनके पास जो है ना, तो जात पात की राजनीति करते चले आए हैं। ये यहाँ 11 साल से यही कर रहे हैं, मोदी जी उधर यही कर रहे हैं। अब ये जात पात का मुद्दा, ये धार्मिक मुद्दा इनका बिहार में चला नहीं। अब ये जब बिहार में नहीं चला तो ये भी आप जाएंगे जनता के पास कैसे? तो ये जो परिवारवाद को लेके बैठ जाते हैं ना, अगर वो लिस्ट इनके सामने रख दी जाए ना, तो ये परिवारवाद में हम लोगों से बहुत आगे हैं ये। बादशाह जी, दंगा और भूपेंद्र भाई, सुनिए, आप जो राहुल गांधी ऐसे नेता है, बिहार बोलते हैं किनके रीजन में? लालू जी के नेता है, मोदी जी को क्या बात बोलते हैं भाई? ये दोनों में फर्क है, ये दोनों में फर्क है। आप लोग पूरे बिहार की जनता को, आवाम को सिर से खून खिंचवा करके जो है लग रहा है कि आप जो है उसमें एजेंडे पर चल रहे हैं। ये जो अभी आलू नहीं रोक रही हूँ। आप तीनों का बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र यादव जी बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता के तौर पर जुड़े, राहुल यादव जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, और डॉक्टर बादशाह आलम जी आरजेडी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात को रखने के लिए। तो फिलहाल देखिए, बिहार में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में अभी और सियासी पारी खेलने को लेकर, सियासी दांवपेच आजमाने को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर के राजनीतियां तो अभी होती रहेंगी। और अभी देखिए कि किन किन मुद्दों पर और किस किस आधार पर राजनीति होगी। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव आते आते आप जरूर यह तय कर लीजिए कि आपका वोट किसके हक में जाना चाहिए, कौन इसके लिए वाकई सही आप चुनाव कर सकते हैं, ये आपको तय करना है। इसी के साथ नमस्कार।